नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मंथन पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मेरा अगला टेस्ट सीरीज है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखें। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक इसके पीछे 7 टेस्ट सीरीज मैंने करा दिया है यूट्यूब पर, आप मेरे चैनल ज्ञान मंथन पाठशाला पे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। निश्चित रूप से जब यूपीपीसीएस या आरओ एग्ज़ाम देने आप लोग जाएंगे, बहुत मददगार साबित होगा यहाँ से। ठीक है, देखिए 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है, फूट या फ्रूट, ठीक है, कहीं पे फूट लिखा है, कहीं पे फ्रूट लिखा है। ठीक है, भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी, वह एक थे। ध्यान रखिए, एक तो सन आ गया 1863, ये याद रखिए। दूसरा नाम आ गया रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, अब तीसरी चीज़ ये है जो आयोग ने पूछा है इस क्वेश्चन को, कि वो क्या थे, क्या भूगर्भ वैज्ञानिक थे, कि पुरातत्वविद थे, कि वनस्पति शास्त्री थे, कि इतिहासकार थे। ठीक है, तो इनके बारे में कहा जाता है, ठीक है, कि ये चूँकि जो पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण इन्होंने किया था, तो इनको भूगर्भ वैज्ञानिक, मेनली तो भूगर्भ वैज्ञानिक माना जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आयोग ने, ठीक, भूगर्भ वैज्ञानिक साथ साथ पुरातत्वविद भी माना है, लेकिन जो मेन आंसर हो जाएगा वो भूगर्भ वैज्ञानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूगर्भ वैज्ञानिक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप जानिएगा कि भूगर्भ वैज्ञानिक थे। वो क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए कोपेन जो है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, देखो पाषाण, चूँकि कोपेनहेगन, ठीक है, जो संग्रहालय है, ठीक है, डेनमार्क, ठीक है, कि कोपेनहेगन में एक संग्रहालय है। उस संग्रहालय में क्या है, ठीक है, जो है देखा गया पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीय विभाजन। ठीक है, संग्रहालय की सामग्री को देखते हुए पाषाण में, कांस्य में और लौह युग, ठीक है, त्रियुगीय विभाजन, ठीक है, किया गया। तो किसने किया? तो बताइए किसने किया? तो जे थॉम्सन ने किया। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम जे थॉम्सन है। लुबाक नहीं होगा, टेलर गलत है, और चाइल्ड, ठीक है, इन जो है तीनों में से कोई नहीं होगा। थॉम्सन हो जाएंगे, जे थॉम्सन। अगर ऐसे ऑप्शन आता है तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, सूची मिलान करनी है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल है, वर्तमान जो है स्थान, यानी कि किस राज्य में वो पुरातात्विक जो स्थल है वो जो है पाया गया। ठीक है, देखिए नेवासा, ईसमपुर, डीडवाना, गुडियाम गुफा। ठीक है, बताइए। ठीक है, नेवासा, ध्यान रखिएगा, नेवासा जो है, नेवासा महाराष्ट्र, नेवासा महाराष्ट्र। ठीक है, और डीडवाना झील है, तो आप समझ लीजिए इसी तरह आप मिला लीजिए राजस्थान। ठीक है, A3C1, A3C1 देख लीजिए, A3C1। ठीक है, तो इसमें, ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? A3 नेवासा हो जाएगा, डीडवाना राजस्थान हो जाएगा, और देख लेते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें ईसमपुर। तो ईसमपुर जो है क्या कहते हैं? ईसमपुर कहाँ है बताइए? ईसमपुर कहाँ है? ईसमपुर कर्नाटक। ईसमपुर कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक। और गुडियाम गुफा कहाँ है? गुडियाम गुफा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो क्या बन जाएगा बताइए? A3, ठीक, A3 B4 और ठीक है C1 A3 B4 C1 D2, ये ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन लगा लीजिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, आर्य शब्द, ठीक है, देखिए आर्य शब्द आर्य शब्द जो इंगित करता है क्या इंगित करता है आर्य शब्द? बताइए क्या इंगित करता है आर्य शब्द? क्या इंगित करता है? निर्जातीय समूह को, यायावारी जनजाति जो घूमने वाले, कि भाषा समूह को, कि श्रेष्ठ वंश को? तो आर्य शब्द, ठीक है, का जो अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है, जो एक श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग डी ऑप्शन टिक कर लीजिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, सबसे पुराना वेद आप लोगों को पता होगा, आसान सा सवाल है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। ठीक है, ऋग्वेद, और अथर्ववेद सबसे नया है। अथर्ववेद सबसे नया है।
और ये पुराना है, ठीक है, ये ऋग्वेद पुराना है, ठीक है, पुराना। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? निष्क्रमण मतलब होता है निकलना, महाभिनिष्क्रमण यानी घर से निकलने की जो घटना थी, महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो ऑब्वियस है, स्पष्ट है, क्या कहते हैं, जो टर्म है टर्मोलॉजी से ही स्पष्ट है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 29 साल की उम्र में क्या किया था भगवान बुद्ध ने, ठीक है, गृह त्याग दिया था। तो इसी को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जैन धर्म के संस्थापक, छोटा छोटा क्वेश्चन अभी हमने लिया है, धीरे धीरे क्या कहते हैं इसकी और स्टैंडर्डता को बढ़ाएंगे, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक हैं, बताइए जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ठीक है, बताइए। आर्षधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। कुछ लोग ऐसा करेंगे महावीर स्वामी को लगा देंगे, नहीं, महावीर स्वामी क्या थे, ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। 23वें पार्श्वनाथ थे, 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे। चूँकि लेकिन इसके पहले ये परंपरा चली आ रही, इसके पहले ऋषभदेव, जिसको, ठीक है, ऋषभदेव जो पहले, ठीक है, जो पहले जैनाचार्य हुए, उनको संस्थापक माना जाता है आदिनाथ के नाम से, आदिनाथ या ऋषभदेव, ठीक है। तो ऋषभदेव हो जाएंगे, ऋषभदेव आप लोग लगाइएगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी गलत हो जाता है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्त, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी से, कौशाम्बी से, गिरिवृष से, चंपा से, ठीक है, बताइए। ये 23वें, एक तो नंबर जान लीजिए, 23वें तीर्थंकर हैं। वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिवृष कहाँ से थे बताइए? तो ये पार्श्वनाथ वाराणसी में, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था, बताइए। ऐसा क्वेश्चन फैक्चुअल पूछ लेता है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। 570 में, 622 में, 642 में, 670 में। तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म, ठीक है, 570 में कहाँ हुआ था? 570 में मक्का में हुआ था, ठीक है, मक्का में हुआ था, ठीक है, 570 में मक्का में हुआ था, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, ठीक है, भारत पर जो है सबसे पहले कौन ऐसा मुस्लिम था जिसने आक्रमण किया? ऐसा भी क्वेश्चन, ठीक है, कई बार कन्फ्यूज करता है, ध्यान दीजिए। रजनी के, गौर के, अरब के, कि वर्ग में से कोई नहीं, ठीक है। तो भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम जो कौन थे? मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम थे। मोहम्मद जो मुस्लिम थे, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से थे? कासिम कहाँ से थे दोस्त, बताइए? ये अरब से थे, अरब के थे, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, अरब, ठीक है। फिर उसके बाद गजनी, गोर, इस तरीके से क्या कहते हैं ऑप्शन रहेगा, तो अरब पहले टिक लगाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, ठीक है, ये आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन कई बार कन्फ्यूज करता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, ठीक है, प्रवेश किया। तो उनका तिथि क्रम क्या था, मतलब क्या सीक्वेंस क्या था? पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो बताइए। तो देख लेते हैं। पुर्तगाली कब आए? 1498 में, ठीक है। और फिर क्या है, पुर्तगाली डच कब आए? 1602 में। कब आए? 1602 में। फ्रांसीसी कब आए? 1664 में। कब आए? 1664 में, ठीक है। और फिर क्या बचा? अंग्रेज कब आए? 1608 में। ये 64 में कंपनी बनी लेकिन 68 में आए, ठीक है। और फिर क्या होता है? अंग्रेज, ठीक है। तो 1600 में कंपनी बनती है। इस समय अकबर जो है शासक हुआ करता है, ठीक है। एलिजाबेथ वहाँ की महारानी और भारत में शासक अकबर हुआ करता है, ठीक है। और लेकिन 1608 में सूरत में, ध्यान रखना, ठीक है, 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई थी। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो पहले कौन आएगा? पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, ठीक है। 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन थे?
डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। ठीक है, बताइए। तो ऑब्वियस है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग आराम से दे लेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोग सही कर देंगे, पुर्तगाली है। ठीक है, मध्यकाल में सबसे पहले वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो पुर्तगाली, ठीक है, आए थे। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, सारे सेगमेंट को कवर किया गया है, आराम से ध्यान से पढ़ते जाइए। ठीक है, पढ़िए, टेक्स्ट पढ़िए, और जगह से भी क्या कहते हैं कि जितना हो सके पढ़िए। कुछ समय निकाल के आप टेस्ट जरूर लगाते रहिए, इससे जो कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी हो जाती है। ठीक है, साथ में फैक्चुअल भी जानकारी हो जाती है। तो हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट दिया है 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट अधिनियम 1833। तो देखिए इसको ध्यान से, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में, इसी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और हुआ कब था? 1774 में। कब हुआ था? एलिजा एम्पे इसके सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है, न्यायाधीश रहे हैं। पहले न्यायाधीश जो है एलिजा एम्पे। कौन? एलिजा एम्पे। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, कलकत्ता याद रखिएगा, इन्हें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 याद रखिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय, देखिए चाय चीन, मतलब चा से दो शब्द याद रखिए। ठीक है, दो शब्द याद रखिए, तो चाय और चीन। ठीक है, ऐसे याद रखने का तरीका है। तो चाय चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ऐसे लिखा रहेगा, छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारी का अधिकार समाप्त हो गया था। तो 1813, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझ के इसका जो है जवाब दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग सही कर लेंगे। 1813 में क्या हुआ था? चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ठीक है, इनको छोड़कर, इनसे बाकी और जगह क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत व्यापारी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो अब देखते हैं, अब जब 1833 में क्या हुआ था, बताइए। 1833 में चाय और चीन को भी, ठीक, के साथ यहाँ छोड़कर बात की गई थी। अब क्या होता 33 में, ये भी प्रावधान खत्म कर दिया गया कि अब सबके साथ में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन को रिजर्व रखा गया था, लेकिन 33 में वो भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है, एक तो 1833 के चार्टर अधिनियम से और एक 1813 के चार्टर अधिनियम से। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, ठीक, छोटा क्वेश्चन लगता है, लेकिन देखिए, शक्ति का मात्रक। बताइए शक्ति का मात्रक क्या है? ठीक है, शक्ति नहीं, पावर। ठीक है, तो पावर का मात्रक क्या है? बताइए क्या है? पावर का मात्रक क्या है? क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये SI मात्रक है, ये SI मात्रक है। SI मात्रक कौन सा क्या हो जाएगा? बताइए। शक्ति का वाट हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्ट्ज, वोल्ट, न्यूटन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। बताइए कौन सा क्या है कार्य का मात्रक? कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जूल। ठीक है, जूल पे लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे एग्जाम में। ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है, मतलब जो प्रकाश वर्ष है, मतलब उसमें किस चीज़ की माप की जाती है? ठीक है, तो वह देख लेते हैं। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहे, गलत है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी और सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी। वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, ये जो सी ऑप्शन लगा लीजिएगा, यही सही है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा जब एक वर्ष में जो चली गई दूरी है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में, ध्यान रखिएगा, एक दिन में नहीं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, जितनी दूरी को उसने नापा, यानी जितनी दूरी को उसने तय किया, उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पर्यावरण का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि भाई पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, हम पर्यावरण से
क्या जानते हैं, ठीक है, बताइए पर्यावरण के बारे में हम क्या जानते हैं, ठीक है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये भी सही है। भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, ये भी सही है। तो हम डी ऑप्शन लगा लेंगे, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन लगा लेंगे, उपयुक्त सभी, ठीक है, इसको हम डी ऑप्शन कर लेंगे, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हो जाता है। आप लोग इसको देखिए, ठीक है, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास, सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, बताइए। प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, बताइए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। सतत विकास क्या है, बताइए। सतत विकास का लक्ष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना, मतलब इस तरीके से हम दोहन करें ताकि जो है आने वाली पीढ़ियों को भी किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। ठीक है, तो एक प्राकृतिक संसाधन की बात, जब अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है तो प्राकृतिक संसाधन की बात करता है। ठीक है, तो के उपयोग कह रहा है, ध्यान से देखिए, सतत विकास के उपयोग के संदर्भ में सतत पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। क्या है, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो हम ये ऑप्शन ऐसे अगर आएगा तो हम ये ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमी का क्वेश्चन है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, बताइए। ठीक है, जहाँ कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व दिया जाता है, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र विद्यमान होता है, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, जहाँ आर्थिक नियोजन और विकास केंद्र और राज्य का समान भागीदारी हो। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कहते हैं, निजी और सार्वजनिक, जो निजी और सार्वजनिक जो है, जहाँ बी ऑप्शन, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का निजी क्षेत्र का विद्यमान हो। ठीक है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का विद्यमान का निहित हो। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें, ठीक है, देखिए सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों लाएगा, ये भी समझ लीजिए कि क्योंकि राष्ट्र जो है, अगर राष्ट्र का विकास करना है तो केवल सरकार के ही माध्यम से नहीं हो सकता, तो उसमें प्राइवेट पार्टियों का भी, ठीक है, मतलब सम्मिलित किया जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे जिस तरीके से, ठीक है, चौमुखी विकास हो सके, तो इस तरीके से इसको लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे, हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। भारतीय अर्थव्यवस्था है, बताइए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, देखा हम लोगों ने कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जब कभी आए तो हमेशा याद रखिए कि निजी और सार्वजनिक ये दोनों क्या कहते हैं, साथ कार्य करते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए ये कथन कारण का क्वेश्चन है। ठीक है, कथन कारण क्वेश्चन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा अच्छा तरीका मैं बताता हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो, कई बार कथन और कारण दिया रहता है, तो ये समझ नहीं आता कि जो कथन है उसकी पुष्टि, यानी उसका कारण, जो कथन है उसका कारण, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है कि नहीं। तो काफ़ी हद तक जो क्या कहते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऑप्शन जो बी और ये जो कहते हैं, ये जैसे ये और सी वाले ऑप्शन में कि व्याख्या करता है कि नहीं करता है, इस तरीके का। हालांकि हम देख लेते हैं, अभी देखिए कुछ समझने का प्रयास करते हैं। कभी कथन, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। ये जब क्वेश्चन आया था तो मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजन था, ये क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, ठीक है, यानी जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक कह रहा है, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक। पहला पॉइंट, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ठीक है, अब बताइए, अब ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो ये डायरेक्ट नहीं, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो इसका जवाब दे पाएंगे। देखिए, अब चूंकि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, जनसंख्या कम होगा
तो पर्यावरण पे लोड कम पड़ेगा, जैसे मान लीजिए भोजन, पानी, ठीक है, या और जी जो प्राकृतिक संसाधनों पर काम दोहन करते हैं। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है, सॉरी सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण जलवायु पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण, ध्यान रखिएगा, कह रहा है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन, जनसंख्या में अगर तीव्र वृद्धि होगा, बताइए, जनसंख्या में अगर तीव्र वृद्धि होगा तो क्या संतुलन बना रहेगा? संतुलन बिगड़ जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, ये बताइए क्या लगाएंगे? यानी ये सत्य है और आर गलत है, ये सत्य है आर गलत है। तो हम इस तरीके से डी ऑप्शन को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या ऐसा यहाँ पे कारण लिखा होता कि जनसंख्या की कम वृद्धि से पर्यावरण संतुलित रहता है, तो ये बिल्कुल उसका एक कह सकते हो कि उसकी व्याख्या भी कर, दोनों कथन सही के साथ व्याख्या भी कर देता है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप लोगों को पता होगा, ठीक है। यहाँ से प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं लोहरा देव, लोहरा देव कहाँ है? लोहरा देव कहाँ पे है? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर एक ज़िला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे लोहरा देव, ठीक है, स्थान से मिले हैं, ठीक है। और ये 800 या 920 8 से 8000 से 9000 BC पहले का है, ठीक है, के आसपास का है, कह सकते हो, ठीक है। तो प्राचीनतम प्राप्त कृषि, और उसमें जो मिला है जौ मिला है और धान मिला है, तो ये दोनों ऑप्शन, पहला चीज़ जौ और धान, ये याद रखिए, और प्राचीनतम लोहरा देव हो जाएगा, ठीक है। उसके पहले, ठीक है, कोल्डिहवा था, लेकिन कोल्डिहवा की अब नया खुदाई से नया अवशेष जो मिले हैं वो लोहरा देव को माना जाता है। तो सी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, गाजियाबाद जनपद आलमगीरपुर से प्राप्त, गाजियाबाद जनपद में आलमगीर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करता है। देखिए गाजियाबाद में नहीं है, ठीक है, ये आलमगीर मेरठ पे है, ध्यान रखिएगा, मेरठ में है, वो बाय मिस्टेक छप गया इस तरीके से, ठीक है, मेरठ के पास में है। तो यहाँ से उत्तर वैदिक काल की, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, हड़प्पा संस्कृति हो जाएगा, हड़प्पा से उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ये पूर्वी जो छोर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 छोर हैं, तो ये पूर्वी आलमगीरपुर, ठीक है, और ये मांडा जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये सुतकांगडोर बलूचिस्तान, और ये दैमाबाद महाराष्ट्र, इस तरीके से, ठीक है, 4 जो क्या कहते दिशा में, ठीक है, दिक्को का अंतिम छोर दिखाता है, क्या कहते हैं इसका, हड़प्पा संस्कृति का। तो उसमें जो पूर्वी छोर दिखा रहा है वो ये क्या कहते हैं, आलमगीरपुर है, ठीक है, आलमगीरपुर, ठीक। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए, देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन यूपी यानी संयुक्त प्रांत, उस समय संयुक्त प्रांत था, में किस वर्ष आरंभ हुआ? बताइए, ये वर्ष पूछा है इस तरीके से क्वेश्चन, हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, 1900 में, 1888 में, 1885 में कि 1866 में। तो डी ऑप्शन सही कर लीजिए, ठीक है, 1866 में, ठीक है, 66, ठीक है, ये हो जाएगा 66, ठीक है, 1866 में, ठीक है, डी ऑप्शन सही कर लीजिए, ठीक है। 1866 में देवबंद आंदोलन, ठीक है, संयुक्त प्रांत उस समय था, ठीक है, आरंभ हुआ था 1866 में, 1866 में, ठीक। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, नवाब शुजाउद्दौला, देखिए शुजाउद्दौला की बात की जा रही है कि बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? पहली चीज़ तो ये समझना है कि बहू बेगम मकबरा कहाँ पे है। दूसरा चीज़ ये है कि जो उनकी बेगम थी, ठीक है, किसकी बेगम थी? तो शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला की बेगम थी, तो शुजाउद्दौला की बेगम थी, तो उनका मकबरा कहाँ है बताइए, उनका मकबरा कहाँ है? तो अयोध्या नहीं, फैजाबाद में, फैजाबाद में है। आप डी ऑप्शन लगा लीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फैजाबाद में, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस समय अयोध्या है, पुराना नाम फैजाबाद था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा क्या कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, क्या है? नहीं, 7वां है, आप लोगों को पता होगा, 7वां है। संसार का लगभग 2.4% भारत के अंतर्गत आते हैं, मतलब भूभाग कितना आता है? 2.4%, ठीक है। और जनसंख्या कितना आता है?
जनसंख्या लगभग 18% नहीं 17.5% आता है, ठीक है। अब भूभाग और जनसंख्या में कंट्रोवर्शियल है, बताओ 17.5% अगर 18% जनसंख्या है और भूभाग 2.4% है, तो इस तरीके से बड़ी असमानता की स्थिति है, ठीक है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये वाला ये फर्स्ट गलत हो जाएगा, 2 सही 3 सही। और भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो गलत है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये उष्ण के साथ में क्या कहते हैं, उपोष्ण, ठीक है, में आता है। तो इस तरीके से हम लगाएंगे, 2 और 3 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 3 सही हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप जोड़ा बना के याद रखिए, पहले गुजरात ले लीजिए, फिर राजस्थान ले लीजिए, फिर मध्य प्रदेश ले लीजिए, फिर छत्तीसगढ़ लीजिए, ठीक है, ये हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और फिर झारखंड ले लीजिए, फिर पश्चिम बंगाल ले लीजिए, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। 2-2 का जोड़ा बनाकर आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे गुजरात सही है, छत्तीसगढ़ सही है, झारखंड सही है, और जो गलत है वो उत्तर प्रदेश गलत है। तो 1 2 4 कहाँ है, 1 2 4 और लगा लीजिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 4 सही है, 1 2 4 सही है, ठीक। हम आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बताइए, उत्तर में, ठीक। मान लीजिए कर्क रेखा इधर से निकली है 23.5 अंश, तो इसके उत्तर में कौन सा राज्य है, ठीक है। देखिए झारखंड से गुजरी है, मिजोरम से गुजरी है, त्रिपुरा से, तो मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम मैप देखेंगे तो मैं ये मान लीजिए उधर का है, ठीक है, पूर्वोत्तर का, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर, और यहाँ पे मिजोरम, और यहीं पे त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा मिजोरम से गुजर जाएगी, तो ये मणिपुर से नहीं गुजरेगी, तो मणिपुर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, यमुना एक्सप्रेस वे किन 2 शहरों के बीच में है, बताइए, किन 2 शहरों के बीच में है यमुना एक्सप्रेस वे, किन 2 शहरों के बीच में है, तो ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच में है, ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच में है, ठीक है। बताइएगा कि दूरी कितनी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि दूरी कितनी है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच में है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आप लोगों के सामने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया, ठीक है। इसी तरीके से आप ज्ञान मंथन पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम के पहले तक, जैसे UPPCS जो PT है 2026 का 6 दिसंबर को, और अभी RO की वैकेंसी आने वाली है, लगातार आपको टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग, ठीक है, जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, ठीक है, आगे, तब तक के लिए, ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। चलिए, आप लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।